वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चैनल पर हम एक पूरी सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम 8000 से अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का महासंग्रह आपके लिए लेकर आते हैं, जिनमें से अधिकांश प्रश्न हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, साथ ही कुछ प्रश्न हमारे नए भी होते हैं। और जो ये सीरीज है दोस्तों, ये आपको मध्य प्रदेश पुलिस, जेल प्रहरी, वन रक्षक, पटवारी, आबकारी आरक्षक, शिक्षक पात्रता परीक्षा, लेबर इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एमपीपीएससी, साथ साथ दोस्तों जो ग्रुप 2 और ग्रुप 4 में वैकेंसी निकली हुई हैं वहाँ पर उपयोगी हैं। या एक लाइन में मैं कहूँ तो राज्य में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं जहाँ पर मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, तो वहाँ पर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है रहने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखें। डेली हम 100 क्वेश्चंस लेके आते हैं, तो आप 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। साथ ही अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ आपको शेयर भी करना है। आपका जितने भी एजुकेशन ग्रुप हैं व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर, वहाँ पर आप वीडियो का लिंक जरूर शेयर कर दें और सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट भी करें। तो दोस्तों, इतने हमने चैप्टर कवर कर लिए हैं, तो एक बार सबके नाम पढ़ देता हूँ। तो पहला है हमारा मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति एवं प्राकृतिक भाग। दूसरा चैप्टर है हमारा मध्य प्रदेश का गठन, जिले एवं संभाग। तीसरा है हमारा मध्य प्रदेश एक दृष्टि में। चौथा चैप्टर था हमारा नदियां एवं जलप्रपात। पांचवा चैप्टर है हमारा सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। छठा चैप्टर था हमारा जलवायु। सातवां मृदाएं। आठवां था हमारा वन एवं पर्यावरण। और दोस्तों 9वां चैप्टर था हमारा राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य। तो दोस्तों हमने टोटल 9 चैप्टर कवर कर लिए हैं और आज से हम 10वां चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है कृषि एवं पशुपालन। तो इन 9 चैप्टर के दोस्तों हमने कितने 24 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, 24 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं और डेली में हम 100 प्रश्न लेकर आते हैं एक वीडियो में। तो इस हिसाब से दोस्तों हमने कितने 2400 वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। और जो हमारे प्रश्न है ये क्या है, वस्तुनिष्ठ टाइप के हैं, ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू हैं। और अधिकांश इसमें प्रश्न क्या है, एमसीक्यू और पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं हम 10वां चैप्टर। साथ दोस्तों जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य है, इससे सिर्फ 4 और 5 प्रश्न बचे हुए हैं, तो उनका भी हम देख लेते हैं। इसके बाद हम नया चैप्टर देखेंगे कृषि एवं पशुपालन। तो आप पूरी प्लेलिस्ट देखिएगा, आप जाके सर्च कीजिए एमपीजी के क्वेश्चन प्लेलिस्ट और साथ ही चैनल का नाम डाल देना रियल जी के एनालिसिस, तो पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए खुल जाएगी। तो चलिए देखते हैं हम आज का पहला प्रश्न हमारा राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य चैप्टर से। तो प्रश्न है कि हमारा सर्वाधिक लंगूर किस राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। दोस्तों जो सबसे ज्यादा लंगूर है हमारे वो किस राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में है। तो पहला है हमारा कान्हा किसली में, दूसरा है रातापानी में, तीसरा है हमारा माधव में और चौथा ऑप्शन है हमारा डिंडोरी में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों रातापानी में। तो सर्वाधिक लंगूर किस राष्ट्रीय उद्यान में, तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा रातापानी में और रातापानी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों जो हमारा रातापानी अभ्यारण्य ये प्रोजेक्ट टाइगर का भी हिस्सा है, साथ साथ ये रायसेन और सीहोर जिलों में का विस्तार है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रातापानी राष्ट्रीय उद्यान नहीं होने के बावजूद भी प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप याद जरूर रखें। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के पृथक्करण के बाद राष्ट्रीय उद्यान थे। दोस्तों जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया था उस समय हमारे पास कितने राष्ट्रीय उद्यान थे। तो पहला हमारे पास 8 राष्ट्रीय उद्यान थे, दूसरा ऑप्शन है 9 राष्ट्रीय उद्यान थे, तीसरा ऑप्शन है 6 राष्ट्रीय उद्यान थे और चौथा ऑप्शन है हमारे पास उस समय 10 राष्ट्रीय उद्यान थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 9। तो मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के पृथक्करण में टोटल कितने नेशनल पार्क थे, तो 9 नेशनल पार्क थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का दूसरा तितली घर किस अभ्यारण्य में स्थापित किया गया है। तो पहला है हमारा बोरी अभ्यारण्य में, दूसरा ऑप्शन नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य में, तीसरा है हमारा रालामंडल अभ्यारण्य में और चौथा है हमारा बनपथा अभ्यारण्य में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन तीसरा रालामंडल। तो दोस्तों तितली का दूसरा घर किस अभ्यारण्य में बनाया गया है, तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा रालामंडल में। अच्छा दोस्तों टोटल एमपी में कितने अभ्यारण्य हैं, तो एमपी में टोटल 31 अभ्यारण्य कितने 31 टोटल एमपी में 31 अभ्यारण्य, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। सबसे बड़ा हमारा नौरादेही है और सबसे छोटा हमारा रालामंडल है। साथ दोस्तों जो हमारा रालामंडल है यहाँ पर लोमड़ी संरक्षण और प्रजनन केंद्र भी खोला गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण पक्षी प्रक्षेत्र की संख्या कितनी है। तो पहला है हमारा 18, दूसरा है 22, तीसरा ऑप्शन है 20 और चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा 17। तो करेक्ट आंसर है इसका हमारा ऑप्शन 4 17। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में पक्षी प्रक्षेत्र की संख्या कितनी है, तो वो है हमारे 17। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। और जो हमारे पक्षी प्रक्षेत्र का मतलब है वो है कि हमारे पक्षी अभ्यारण्य कितने जहाँ पर हमारा आसानी से बर्ड वॉचिंग वगैरह कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारा 17। अगला प्रश्न है राज्य का सर्वाधिक वन राजस्व किस वन व्रत से प्राप्त होता है। तो दोस्तों सर्वाधिक फॉरेस्ट राजस्व हमारा किस वन व्रत से हो रहा है। तो पहला है हमारा ऑप्शन खंडवा वन व्रत से, दूसरा ऑप्शन है होशंगाबाद वन व्रत से, तीसरा है हमारा जबलपुर वन व्रत से और चौथा है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा जबलपुर से।
तो दोस्तों जो हमारा जबलपुर का वन व्रत है, यहाँ से सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन तीसरा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, राज्य में हर्रा किस वन व्रत में सर्वाधिक पाया जाता है? दोस्तों हर्रा एक औषधि पौधा है, हर्रा बहेड़ा। तो इसमें हम हर्रा की बात कर रहे हैं कि राज्य में हर्रा किस वन व्रत में सर्वाधिक पाया जाता है। तो पहला है हमारा बालाघाट वन व्रत, दूसरा है हमारा जबलपुर वन व्रत, तीसरा ऑप्शन है हमारा होशंगाबाद वन व्रत और चौथा है हमारा खंडवा वन व्रत में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बालाघाट में। तो जो हमारा बालाघाट का वन व्रत है, यहाँ पर सर्वाधिक हर्रा पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य वाला चैप्टर खत्म हो गया है। इसके हमने टोटल कितने क्वेश्चन अटेंड करें? टोटल हमने इसके 314 ऑब्जेक्टिव्स कर लिए राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य वालों के। आज से हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जो कि हमारा 10वां चैप्टर। कौन सा? 10वां। 9 हमने कर लिया, आपको बता दिया है। 10वां चैप्टर का हमारा नाम है कृषि एवं पशुपालन। क्या है? कृषि एवं पशुपालन। तो दोस्तों आगे वाले 1-2 वीडियो हम इसी चैप्टर से देखेंगे और यहाँ पर लगातार आपके लिए हम कृषि एवं पशुपालन चैप्टर से प्रीवियस क्वेश्चन साथ साथ नए क्वेश्चन भी आपके लिए लेकर आएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए और आप पूरा वीडियो देखें और जितने हमारे 100 क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करें। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कृषि एवं पशुपालन चैप्टर से पहला है कि कृषि एवं संबंध क्षेत्रों को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों जो हमारा कृषि है और उससे जितने भी संबंधित क्षेत्र हैं उनको अर्थव्यवस्था के हमने किस क्षेत्र में रखा है। तो पहला ऑप्शन है हमारा द्वितीय क्षेत्र में, दूसरा हमारा इनमें से कोई नहीं, तीसरा ऑप्शन है हमारा तृतीय क्षेत्र और चौथा है हमारा प्राथमिक क्षेत्र। तो करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा इसका ऑप्शन 4 प्राथमिक क्षेत्र। तो कृषि और जो इससे संबंध क्षेत्र है उनको हमने किस अर्थव्यवस्था किस सेक्टर में रखा है? तो प्राइमरी सेक्टर में रखा है। ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4 प्राथमिक क्षेत्र। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? तो पहला ऑप्शन है हमारा 65%, दूसरा है 70%, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 62% और चौथा है हमारा 79%। तो करेक्ट आंसर दोस्तों 70%। तो मध्य प्रदेश की जो लगभग 70% जनसंख्या दोस्तों किस पर निर्भर है? तो कृषि पर निर्भर है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस राज्य द्वारा गौ संवर्धन एवं गौ संरक्षण के लिए गौ सेवा कर लगाया गया है? तो दोस्तों कौन सा राज्य है जिसने गायों के संवर्धन और संरक्षण के लिए गाय टैक्स लगाया है? तो पहला है हमारा राजस्थान, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश और चौथा है हमारा उड़ीसा। तो दोस्तों हमारा प्यारा मध्य प्रदेश ही वो राज्य है जिसने गौ संवर्धन और गौ संरक्षण के लिए गाय सेवा टैक्स लगाया है। तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की फसल सघनता वर्ष 2014-15 के अनुसार कितने प्रतिशत थी? तो दोस्तों यहाँ पर फसल सघनता की बात कर रहा है। तो पहला है हमारा 155%, दूसरा ऑप्शन है हमारा 142%, तीसरा ऑप्शन है हमारा 131% और चौथा है हमारा 165%। तो करेक्ट आंसर दोस्तों इसका हमारा ऑप्शन 155%। तो 2014-15 की रिपोर्ट के अनुसार जो हमारा मध्य प्रदेश की फसल सघनता है वो कितनी थी? 155% थी। ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला है, मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वे रिपोर्ट 2018-19 अग्रिम के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना है? तो दोस्तों 2018-19 में हमारा जो जीडीपी थी मध्य प्रदेश की उसमें कृषि का कितना योगदान था? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा 36.48%, दूसरा ऑप्शन है हमारा 32.64%, तीसरा है हमारा इनमें से कोई नहीं और चौथा है हमारा 44.29%। तो करेक्ट आंसर है इसका हमारा ऑप्शन 4 44.29%। तो दोस्तों मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वे रिपोर्ट 2018-19 के अनुसार कृषि का जो हमारा घरेलू राज्य सकल उत्पाद है उसमें 44.29% योगदान था। ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत प्रदेश में कितनी नवीन दुग्ध सहकारी समितियों का गठन किया गया है? तो पहला है हमारे 800, दूसरा ऑप्शन है 500, तीसरा ऑप्शन है हमारा 100 और फोर्थ है हमारा 650। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 800। तो दोस्तों आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत टोटल कितने 800 नवीन दुग्ध सहकारी समितियों का गठन किया गया है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट है और आप ये याद रखें 800 नवीन दुग्ध सहकारी समितियां बनी हुई हैं। आपने पाए जो भी हमारे वीडियो गांव से देख रहे होंगे उससे देखा होगा गाँव में एक सरकारी दूध की डेयरी होती है दोस्तों भाई यही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, स्थिर भावों के अनुसार वर्ष 2017-18 में प्रति व्यक्ति शुद्ध आय 55,667 रुपये थी, जो बढ़कर वर्ष 2018-19 में कितनी हो गई है? तो प्रश्न फिर से पढ़ रहा हूं मैं कि स्थिर भावों के अनुसार वर्ष 2017-18 में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो 55,667 रुपये थी, जो बढ़कर 18-19 में कितनी हो गई है? तो पहला ऑप्शन है हमारा 56,042 रुपये,
दूसरा ऑप्शन है हमारा 58,706 रुपये, तीसरा ऑप्शन है हमारा 57,765 रुपये और चौथा ऑप्शन है हमारा 58,006 रुपये। तो करेक्ट आंसर दोस्तों इसका 58,706 रुपये आय हो गई है। तो दोस्तों जो हमारी 2016-17 में 2017-18 में आई थी 55,667, वो एक साल में बढ़कर कितनी हो गई है 58,706 रुपये, यानी एक साल में लगभग 2,500 रुपये का जंप आया है। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रचलित भावों के आधार पर राज्य की शुद्ध प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2018-19 में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है? तो पहला है हमारा 9.31%, दूसरा है 10.14%, तीसरा ऑप्शन है हमारा 12.44% और चौथा ऑप्शन है हमारा 8.72%। तो करेक्ट आंसर दोस्तों 9.71%। दोस्तों प्रचलित भावों के आधार पर जो मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आई है वो 2017-18 के मुकाबले 18-19 में कितनी बढ़ गई है? तो 19.71% बढ़ गई है। ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों के तुलनात्मक विश्लेषण के अनुसार गरीबी में भारत के राज्यों में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है दोस्तों? तो पहला है हमारा 24वां स्थान, दूसरा ऑप्शन है हमारा 28वां स्थान, तीसरा ऑप्शन है हमारा 27वां स्थान और चौथा है हमारा 21वां स्थान। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों 27वां स्थान कितना है? तो दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश का इसमें स्थान कितना है? वो है 27वां। तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसको जारी किसने किया? तो करा है नीति आयोग ने। और इस रिपोर्ट का नाम क्या है? सतत विकास लक्ष्यों के तुलनात्मक विश्लेषण। तो इसका नाम क्या है दोस्तों? सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट। वो जारी करा है इसको नीति आयोग ने। चलिए ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में वर्ष 2017-18 के त्वरित अनुमानों के अनुसार फसल क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत है? तो पहला ऑप्शन है हमारा 23%, दूसरा है 29%, तीसरा है हमारा 30% और चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा 25%। तो करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन 4। तो प्रदेश में वर्ष 2017-18 के त्वरित अनुमानों के अनुसार फसल का योगदान कितना है? तो वह 25.86%। ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन 4 25.46%, सॉरी 25.86 यानी 86%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रदेश में वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्ष 2017-18 में शुद्ध सिंचित क्षेत्र में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो दोस्तों यहाँ पर सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि पूछ रहा है। तो पहला है हमारा 6.99%, दूसरा है हमारा 5.71%, तीसरा है हमारा 7.66% और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है इसका 6.99%। तो दोस्तों जो मध्य प्रदेश सिंचाई क्षेत्र है उसमें 16-17 के मुकाबले 17-18 में 6.99% की वृद्धि हुई है। ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2020 में आयोजित ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता में प्रदेश के कितने जिले शामिल हुए? तो दोस्तों जो हमारी ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता थी इसमें हमारे मध्य प्रदेश के कितने जिलों ने भाग लिया? तो पहला है हमारे 50 जिलों ने, दूसरा ऑप्शन है 25 जिलों ने, तीसरा ऑप्शन है हमारा 15 जिलों ने और चौथा है हमारे 9 जिलों ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारे 9 जिलों ने। तो ईट राइट चैलेंज कॉम्पिटिशन में दोस्तों कितने राज्यों ने भाग लिया था? कितने जिलों ने भाग लिया? राज्य नहीं, कितने जिलों ने भाग लिया था? तो 9 जिलों ने उसमें भाग लिया था। ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर कृषि खेती की जाती है? तो पहला है हमारा 49%, दूसरा ऑप्शन 51%, तीसरा है हमारा 44% और चौथा है हमारा 56%। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा 49%। तो मध्य प्रदेश के लगभग 49% क्षेत्रफल पर हम क्या करते हैं? तो वो कृषि करते हैं। तो ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल करेक्ट है। और दोस्तों इस वाले चैप्टर में थोड़े आंकड़े ज़्यादा हैं तो आप आंकड़ों से घबराए नहीं, वीडियो छोड़कर न जाएं। टोटल 100 क्वेश्चन आप जरूर अटेम्प्ट करें। आप वरना देख रहे होंगे लगातार आंकड़े वगैरह ऐसी संख्या आ रही है तो आप इनसे बोर हो जाते हैं और फिर छोड़ देते हैं। नहीं, ये भी आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए आप इनको जरूर देखें और हमारे जितने 100 क्वेश्चन हैं उनको अटेम्प्ट जरूर करें। अगला है, मध्य प्रदेश में अंगूर की खेती के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित अंगूर अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा मंदसौर जिले में, दूसरा है हमारा नीमच जिले में, तीसरा ऑप्शन है हमारा बैतूल जिले में और चौथा ऑप्शन है रतलाम में। तो करेक्ट आंसर है रतलाम में। तो दोस्तों अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर खोला गया है? तो हमारे रतलाम में खोला गया है। ऑप्शन चौथा ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। प्रश्न जाए कि अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो करेक्ट आंसर रहेगा रतलाम जिले में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी फसल सर्वाधिक सिंचित है? यानी दोस्तों किस फसल को सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता लगती है? तो पहला है हमारा गेहूं को, दूसरा है चना को, तीसरा ऑप्शन है हमारा मटर को और फोर्थ है हमारा अरहर को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों गेहूं को।
सर्वाधिक सिंचित फसल कौन सी दोस्तों? तो हमारी गेहूं है दोस्तों। गेहूं लगभग 3 महीने खेतों में रहते हैं, 2.5 से 3 महीने। और इस समय के अनुसार दोस्तों इनको कितनी, इस समय के दौरान इनको 5 से 6 बार हम पानी पिलाते हैं। तो सबसे ज़्यादा पानी कौन लेते हैं? तो हमारे गेहूं लेते हैं। तो निम्न में से कौन सी फसल सर्वाधिक सिंचित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गेहूं, क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कृषि जोतों का औसत आकार कितना है? तो पहला है हमारा 2 हेक्टेयर, दूसरा है 2.2 हेक्टेयर, तीसरा ऑप्शन है 3 हेक्टेयर और चौथा है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.2 हेक्टेयर। तो मध्य प्रदेश में कृषि जोतों का औसत आकार कितना है दोस्तों? तो वो है 2.2 हेक्टेयर का। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देश का कुल सोयाबीन उत्पादन का लगभग कितना उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है? तो पहला ऑप्शन हमारा 55 से 60%, दूसरा है 55 से 50%, तीसरा है हमारा 60 से 65% और चौथा है हमारा 57 से 58%। तो करेक्ट आंसर दोस्तों 55 से 60%। इसलिए मध्य प्रदेश को क्या बोलते हैं? सोया स्टेट या सोया राज्य भी बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों पूरे देश का लगभग 55 से 60% सोयाबीन हमारे अकेले मध्य प्रदेश में होता है। तो इसलिए दोस्तों मध्य प्रदेश को हम सोया प्रदेश बोलते हैं। और सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। और कितना होता है? तो 55 से 60%। ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का खाद्यान्न उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा चतुर्थ, दूसरा है द्वितीय, तीसरा ऑप्शन है तृतीय और फोर्थ हमारा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का खाद्यान्न उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो वह हमारा चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन फसलों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है? तो पहला है हमारा सोयाबीन, दूसरा है चना, तीसरा है दलहन और चौथा है हमारा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों करेक्ट आंसर रहेगा हमारा उपरोक्त सभी। तो मध्य प्रदेश का सोयाबीन, चना और दलहन में दोस्तों देश में प्रथम स्थान है। क्या है? प्रथम स्थान है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। तो सोयाबीन, चना और दलहन में हमारे मध्य प्रदेश की है मोनोपोली है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कुल कृषि योग्य भूमि का कितने प्रतिशत भाग एक फसलीय कृषि भूमि के अंतर्गत आता है? चलिए प्रश्न फिर से रिपीट करूंगा कि मध्य प्रदेश में कुल कृषि योग्य भूमि का कितने प्रतिशत भाग एक फसलीय कृषि भूमि के अंतर्गत आता है? तो पहला है हमारा 43%, दूसरा ऑप्शन है हमारा 44%, तीसरा ऑप्शन है 54% और चौथा है हमारा 48%। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा 43%। क्या है? 43% बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस पर क्लिक कर दिया जाए कंप्यूटर महोदय। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? ये दोस्तों कितने हमने कृषि जलवायु क्षेत्रों में हमारे मध्य प्रदेश को विभाजित किया है? तो पहला हो जाएगा हमारा 14 जलवायु क्षेत्र, दूसरा है 9 जलवायु क्षेत्र, तीसरा है हमारे 7 जलवायु क्षेत्र और चौथा ऑप्शन है हमारा 11 जलवायु क्षेत्र। तो करेक्ट आंसर है इसका हमारा ऑप्शन 4 11 जलवायु क्षेत्र। तो दोस्तों हमने मध्य प्रदेश को 11 जलवायु कृषि क्षेत्रों में विभाजित किया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, फसलों के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने क्षेत्रीय कृषि क्षेत्रों में हमने बांटा है? या दोस्तों हमारा जो मध्य प्रदेश है इसको हमने फसलों के आधार पर कितने कृषि क्षेत्रों में बांटा है? तो पहला है हमारा 7 कृषि क्षेत्र, दूसरा है 6, तीसरा ऑप्शन है हमारा 5 और चौथा हो जाएगा हमारे 8 कृषि क्षेत्र। तो करेक्ट आंसर है इसका हमारा ऑप्शन 1 7। दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश को हमने फसलों के आधार पर 7 कृषि क्षेत्रों में बांटा है। ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश सरकार ने किसके लिए सीमांक ऐप की शुरुआत की दोस्तों? तो पहला है हमारे विद्यार्थियों के लिए, दूसरा डॉक्टरों के लिए, तीसरा हमारा पुलिसकर्मियों के लिए और चौथा हमारा किसानों के लिए। तो दोस्तों जो हमारा सीमांक ऐप है इसकी शुरुआत किसानों के लिए की गई। किसके लिए? किसानों के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट है। तो दोस्तों प्रदेश सरकार ने जो सीमांक ऐप बनाया है वो किसके लिए बनाया है? किसानों के लिए। ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी व्यापारिक फसल नहीं है? या दोस्तों कौन सी जो हमारी फसल है वो व्यापारिक नहीं है? तो पहला है अफीम, दूसरा है हमारा पटसन, तीसरा है अलसी और चौथा है हमारा बाजरा। क्या है? बाजरा। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों बाजरा। तो बाजरा क्या है? बाजरा एक व्यापारिक फसल नहीं है। बाकी पटसन, अफीम और अलसी तीनों ही व्यापारिक फसल है। ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृषि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश को कितने कृषि प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो दोस्तों जो हमारा मध्य प्रदेश का कृषि विभाग है इसने मध्य प्रदेश को कितने कृषि प्रदेशों में विभाजित किया है? तो पहला है हमारा 5 में, दूसरा ऑप्शन है 11 में, तीसरा है 9 में और चौथा है हमारा 7 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 में।
तो दोस्तों मध्य प्रदेश कृषि विभाग द्वारा प्रदेश को 5 कृषि प्रदेशों में बांटा गया है। ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश बीज तथा फार्म विकास निगम का मुख्यालय कहां पर है? तो दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश का बीज और फार्म विकास निगम है, इसका हेडक्वार्टर देखते हैं हम। तो पहला है राजगढ़ में, दूसरा है हमारा इंदौर में, तीसरा है भोपाल जिले में और चौथा है हमारा उज्जैन में। कहां पर? उज्जैन में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका भोपाल में। तो दोस्तों मध्य प्रदेश बीज एवं फार्म विकास निगम का मुख्यालय कहां पर है? तो हमारे भोपाल जिले में या हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने किस जिले की दाल को जीआई टैग दिलाने की घोषणा की है? दोस्तों जीआई मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो किस जिले को घोषणा करी है? तो पहला हमारा खरगोन जिले को, दूसरा है सतना को, तीसरा है हमारा रतलाम को और चौथा है नरसिंहपुर को। तो करेक्ट आंसर है नरसिंहपुर को। तो दोस्तों हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो कि वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान जी हैं, इन्होंने नरसिंहपुर जिले की दाल को जीआई टैग दिलाने की घोषणा करी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। और दोस्तों जीआई टैग कितने सालों दिया जाता है? तो जीआई टैग 10 सालों के लिए दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में भारत की प्रथम जैविक खेती इकाई की स्थापना की गई है? तो पहला है हमारा इंदौर में, दूसरा है हमें भोपाल में, तीसरा है हमारा ग्वालियर जिले में और चौथा ऑप्शन है जबलपुर में। तो करेक्ट आंसर है इंदौर जिले में। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में देश की प्रथम जैविक खेती इकाई स्थापना की गई है। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट है, इंदौर जिला। अच्छा दोस्तों, क्या 100% जैविक खेती करना सही रहता है? बताइए। तो दोस्तों 100% जैविक खेती करना बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि दोस्तों इससे क्या होता है, फसलों का उत्पादन काफ़ी कम हो जाता है। और आपको पता होगा मध्य प्रदेश और भारत में ह्यूज जनसंख्या है, तो फिर हम उनके लिए फूड उपलब्ध नहीं कर पाएंगे। इसका दोस्तों उदाहरण है हमारा श्रीलंका देश, पड़ोसी जैसे श्रीलंका। तो दोस्तों इन्होंने कंप्लीट जैविक खेती पर ट्रांसफॉर्म कर लिया था। इन्होंने उर्वरक फर्टिलाइजर्स वगैरह का उपयोग करना बिल्कुल बंद कर दिया था। तो आप देख सकते हैं वहाँ पर किस प्रकार का इकोनॉमिक क्राइसिस आया हुआ है, ना वहाँ खाने को फूड मिल रहा है ना कुछ भी। तो दोस्तों इसलिए हमें 100% जैविक खेती पर स्विच नहीं होना चाहिए, जबकि 10 से 20% हमारी खेती को ही हमें जैविक खेती पर स्विच करना चाहिए, ताकि ये अचानक फूड शॉर्टेज नहीं आए। फिर धीरे धीरे हमारे वैज्ञानिक और अच्छी अच्छी तकनीक डेवलप करेंगे जैविक खेती के लिए, तो फिर हम भविष्य में कभी 100% स्विच होंगे। ये थोड़ा एडिशनल नॉलेज था। तो मध्य प्रदेश के किस जिले में भारत की प्रथम जैविक खेती इकाई स्थापित की गई है? तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा इंदौर जिले में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो हमारा कृषि उद्योग विकास निगम है, इसकी स्थापना देखते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा 1959-1969 में, दूसरा है 1999-2000 में, तीसरा है 1969-70 में और चौथा है हमारा 1979-80 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका 1969-1979 में मध्य प्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम की ने स्थापना करी थी। और दोस्तों कृषि उद्योग क्या होता है? तो जो कृषि के लिए जो उद्योग है, हमारे पार्ट्स बनाते हैं जैसे ट्रैक्टर या फिर हम पंजा, सीड्रिल, कल्टीवेटर, तो दोस्तों सभी जो कृषि के लिए उपयोगी मशीनरी बनाते हैं तो कृषि उद्योग में आते हैं। तो कृषि उद्योग विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सॉरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कृषि उपज में वृद्धि करने के उद्देश्य से किस कार्यक्रम योजना का संचालन किया जा रहा है? तो दोस्तों देखते हैं हम कृषि उपज में वृद्धि के लिए हमारी कौन सा योजना चल रही है। तो पहला ऑप्शन हमारा विपुल उत्पादन कार्यक्रम, दूसरा है सूरज धारा कार्यक्रम, तीसरा है हमारा किसान कार्यक्रम और चौथा है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है विपुल उत्पादन कार्यक्रम। तो दोस्तों कृषि उपज में वृद्धि के लिए हम कौन सा कार्यक्रम चला रहे हैं या कौन सी योजना चला रहे हैं? तो विपुल उत्पादन हम कार्यक्रम चला रहे हैं। इसका नाम क्या है? विपुल उत्पादन कार्यक्रम। ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य भंडार गृह निगम की स्थापना हमने कब की थी? तो पहला हमारा जनवरी 1956 में, दूसरा ऑप्शन है फरवरी 1958 में, तीसरा है दिसंबर 1956 में और चौथा है हमारा मार्च 1958 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फरवरी 1958 में। तो मध्य प्रदेश राज्य भंडार गृह निगम की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी फरवरी 1958 में। और दोस्तों जितना भी हमारे से गवर्नमेंट सब्सिडी पर ये खरीदती है गेहूँ वगैरह, इनको कहाँ पर स्टोरेज करती है? तो मध्य प्रदेश राज्य भंडार गृह के बड़े बड़े वेयर हाउस बने हुए हैं, या हमारा जो FCI है फूड कॉर्पोरेशन इंडिया, उसके बड़े बड़े वेयर हाउस में इनका स्टोर करती हैं और फिर वहाँ से हमें जो उचित मूल्य की दुकान होती है उसके माध्यम से फिर से वितरित कर देती है। तो मध्य प्रदेश राज्य भंडार गृह निगम की स्थापना कब हुई थी? तो फरवरी 1958 में। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, थ्रस्ट योजना के तहत प्रदेश की कौन सी फसलों को 100% केंद्रीय सहायता दी गई है? तो दोस्तों योजना कौन सी है हमारी थ्रस्ट योजना?
इसके अंतर्गत दोस्तों हमारी कौन सी फसल है जिसको केंद्र सरकार 100% सहायता प्राप्त कर रही है, सहायता दे रही है? तो पहला है चावल, दूसरा है उपरोक्त सभी, तीसरा है गेहूं और चौथा है हमारा अरहर। क्या है? अरहर। तो करेक्ट आंसर दोस्तों का हमारा उपरोक्त सभी। क्या है? उपरोक्त सभी। यानी दोस्तों जो हमारी थ्रस्ट योजना है इसके अंतर्गत चावल को, गेहूं को और अरहर को 100% केंद्रीय सहायता दी जा रही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन दूसरा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, रेशेदार फसल जिसका नाम क्या है? मेस्ता की खेती कहाँ पर की जाती है? तो पहला है हमारा सतना में, दूसरा है सीधी जिले में, तीसरा ऑप्शन है रीवा में और फोर्थ ऑप्शन है हमारा उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हमारी जो रेशेदार फसल है इसका नाम मेस्ता है, ये हमारे सतना, सीधी और रीवा तीनों जिलों में की जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में खरीफ फसलों की बुआई का प्रतिशत कितना है? दोस्तों हमारी खरीफ की फसलें मेनली हमारे मध्य प्रदेश में 2 प्रकार की फसलें बो जाती हैं, खरीफ की और रबी की। कुछ कुछ किसान तीसरी बो देते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? नकदी फसलें, जो कि हम गर्मी में बोते हैं। तो मध्य प्रदेश में खरीफ की फसलों की बुआई का प्रतिशत देखते हैं। तो पहला है हमारा 69%, दूसरा है हमारा 62%, तीसरा ऑप्शन है हमारा 70% और चौथा है हमारा 55%। क्या है? 55%। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा 62%। तो जो हमारी खरीफ की फसलें उनका बुआई प्रतिशत कितना है? तो वह है 62%। अच्छा दोस्तों, खरीफ में कौन सी फसलें आती हैं? तो हमारी सोयाबीन मुख्यतः खरीफ की फसलें, और रबी की हम बात करें तो हमारे गेहूं मेन रबी की फसल है, और नकदी की हम बात करें जिनको हम जायद भी बोल देते हैं तो उसमें हमारा तरबूजा, ककड़ी वगैरह और जो भी सब्जियां होती है वो जायद या नकदी फसलें हैं। तो मध्य प्रदेश में खरीफ फसलों का बुआई प्रतिशत कितना है? तो 62% है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में किस उर्वरक का हम उपयोग करते हैं? तो पहला है फास्फोरस का, दूसरा है इनमें से कोई नहीं, तीसरा है हमारा उपरोक्त दोनों और फोर्थ है हमारा नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन है। थोड़ा सॉरी। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा हम किस उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं? तो हम करते हैं नाइट्रोजन का। इसका नाइट्रोजन, जिसको आप आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? यूरिया। आपने देखा होगा यूरिया के लिए मारामारी किसानों की। तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में किस उर्वरक का उपयोग करते हैं? तो करते हैं नाइट्रोजन का। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट है, क्योंकि दोस्तों है ना हम रबी में मेनली क्या बोलते हैं? गेहूं की फसल बोते हैं और गेहूं को यूरिया बहुत जरूरी होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नाइट्रोजन या यूरिया। अगला प्रश्न है, प्रदेश में सर्वाधिक सरसों उत्पादक जिले हैं जहां पर दोस्तों अच्छी खासी संख्या में हमारा सरसों होता है। तो पहला है ग्वालियर, दूसरा है भिंड, तीसरा ऑप्शन है मुरैना और चौथा है हमारा उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इस प्रश्न का उपरोक्त सभी। तो ग्वालियर, भिंड और मुरैना तीनों ही हमारे प्रमुख सरसों उत्पादक जिले हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रदेश में सर्वाधिक कृषि जोत का आकार किस जिले में है? तो पहला देखते हैं हरदा में, दूसरा हमारा होशंगाबाद में, तीसरा है राजगढ़ में और चौथा है हमारा मुरैना में। कहां पर? मुरैना में। तो करेक्ट आंसर है हरदा में। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कृषि जोत का आकार किस जिले में? तो हमारे हरदा जिले में। तो ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र राज्य जो कृषि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी करता है तो कौन सी कृषि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट? तो पहला है हमारा मध्य प्रदेश, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है हमारा हरियाणा और चौथा हो जाएगा हमारा पंजाब। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश। तो एकमात्र राज्य हमारा मध्य प्रदेश जो कि कृषि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को जारी करता है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। सॉरी, थोड़ी ठंड के कारण काफ़ी ज़्यादा गले में दिक्कत हो रही है। चलिए थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में शरबती गेहूं का उत्पादन किस जिले में किया जाता है? दोस्तों हमारा जो शरबती गेहूं है ये बहुत ज़्यादा खाने में इस्तेमाल होते हैं, इनका आटा और रोटियां वगैरह अच्छी बनती हैं। तो मध्य प्रदेश में शरबती गेहूं का उत्पादन किस जिले में किया जाता है? तो पहला है हमारा राजगढ़ में, दूसरा है सीहोर में, तीसरा है खरगोन में और चौथा ऑप्शन है हमारा भिंड में। कहाँ पर? भिंड में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सीहोर जिले में। कहाँ पर? सीहोर जिले में। तो दोस्तों शरबती गेहूं का उत्पादन किस जिले में होता है? तो हमारे सीहोर जिले में होता है। और अच्छा, अपना आईटीसी का जो आशीर्वाद आता है उसका एड देखा होगा आशीर्वाद आटे का, तो उसमें बोलता है वो कि एमपी के सीहोर क्षेत्र से चुन के लाया हुआ गेहूं, ऐसा आपने सुना होगा, कभी एडवर्टाइज देखा होगा गौर से हो। दोस्तों वही हमारा शरबती गेहूं है जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, खाने में इसकी क्वालिटी उच्च होती है। और इसका उत्पादन किस जिले में हम कर रहे हैं? तो सीहोर जिले में। ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उत्पाद सोयाबीन से बनाया जाता है? तो पहला है हमारा सोया दूध,
दूसरा है टोफू, तीसरा हमारा सोया बिस्कुट और फोर्थ है हमारा उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों सोया दूध, टोफू और सोया बिस्कुट तीनों ही हम सोयाबीन से बनाते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। साथ दोस्तों सोयाबीन से हम मेन हमारा खाने का तेल बनाते हैं, फिर उसका जो डीओसी बनती है उससे बिस्कुट वगैरह और बहुत सारे प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट बनते हैं। तो निम्न में से कौन सा उत्पादन सोयाबीन से होता है? तो सोया दूध, टोफू और सोया बिस्कुट तीनों का ही उत्पादन हमारा सोयाबीन से होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है तंबाकू का? तो पहला है हमारा रीवा जिले में, दूसरा है हमारा श्योपुर में, तीसरा है नीमच में और फोर्थ है हमारा मंदसौर में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों रीवा जिले में। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन किस जिले में होता है? तो होता है हमारे रीवा जिले में। अच्छा, अगर हम पूरे भारत की बात करें तो वो है हमारा राजमुंदरी। क्या है? पूरे भारत की बात करें दोस्तों तो राजमुंदरी जिले में सर्वाधिक तंबाकू का उत्पादन होता है। और हमारा मध्य प्रदेश की बात करें तो रीवा जिले में सर्वाधिक तंबाकू का उत्पादन होता है। ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में गांजे का सर्वाधिक उपभोग किया जाता है, यानी लोग इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं गांजे को? तो पहला ऑप्शन हमारा बुरहानपुर, दूसरा है खंडवा, तीसरा है नीमच और फोर्थ है हमारा मंदसौर। क्या है? मंदसौर। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका हमारा बुरहानपुर। क्या है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो गांजे का कंजप्शन है वो हमारे बुरहानपुर जिले में हो रहा है। इसलिए दोस्तों बुरहानपुर जिले को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं गंजेड़ियों का स्वर्ग। क्या बोलते हैं? बुरहानपुर जिले को गंजेड़ियों का स्वर्ग, क्योंकि दोस्तों यहाँ सर्वाधिक मात्रा में गांजे का कंजप्शन होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बुरहानपुर जिला। ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर जैविक खेती की जाती है? तो पहला है 40%, दूसरा है हमारा 60%, तीसरा ऑप्शन है 30% और चौथा ऑप्शन है हमारा 45%। क्या है? 45%। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका हमारा ऑप्शन 1 40%। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के टोटल भूभाग के 40% हिस्से पर हम क्या करते हैं? जैविक खेती करते हैं। और मुझे लगता है कि जैविक खेती सिर्फ किताबों में होती है या मतलब सरकारी आंकड़ों में होती है। तो मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भूभाग में जैविक खेती की जाती है? तो करेक्ट आंसर है हमारे 40%। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जिले में अलसी का उत्पादन किया जाता है? किसका? दोस्तों अलसी का। तो पहला है हमारा रीवा में, दूसरा है बालाघाट में, तीसरा ऑप्शन है हमारा उपरोक्त दोनों और चौथा है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों उपरोक्त दोनों। तो अलसी का उत्पादन दोस्तों रीवा और बालाघाट दोनों ही जिलों में किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन तीसरा। अलसी उत्पादक जिले कौन से हैं? तो रीवा और बालाघाट। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, सूरज धारा योजना के प्रश्न है कि जो सूरज धारा योजना है में किन फसलों के बीज उपलब्ध कराए जाते हैं? किसमें? सूरज धारा योजना में। तो पहला है हमारा दलहन के, दूसरा है तिलहन की, तीसरा ऑप्शन हमारा खाद्यान्न के और चौथा ऑप्शन हमारा ए और बी दोनों। तो कर देखते हैं करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है हमारा ए और बी दोनों। तो सूरज धारा योजना के अंतर्गत दोस्तों दलहन और तिलहन दोनों ही प्रकार के बीज उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, प्रदेश में सर्वाधिक शुद्ध कृषि भूमि वाला जिला कौन सा है? तो पहला है हमारा राजगढ़, दूसरा है गुना, तीसरा ऑप्शन है हमारा श्योपुर और फोर्थ है हमारा उज्जैन। क्या है? उज्जैन। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा उज्जैन। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में सर्वाधिक शुद्ध कृषि भूमि वाला जिला कौन सा है? तो हमारा उज्जैन जिला है। दोस्तों यहाँ की बिल्कुल भूमि जो उज्जैन जिले की फर्टाइल है, ना ज़्यादा कोई यहाँ पर भीड़ वगैरह है। साथ दोस्तों इसलिए दोस्तों जो हमारा उज्जैन जिला है यहाँ पर सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन भी होता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा शुद्ध कृषि भूमि है। तो करेक्ट आंसर है हमारा उज्जैन जिला। अगला है, पशु संजीवनी योजना चलाई गई थी, इसका उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में एक योजना चली थी जिसका नाम था पशु संजीवनी। तो इसका उद्देश्य देखते हैं हम। तो पहला है गायों का आधार कार्ड बनाना, दूसरा है भैंसों का आधार कार्ड बनाना, तीसरा है बकरी का आधार कार्ड बनाना और चौथा है हमारा इनमें से कोई नहीं। क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है गायों का आधार कार्ड बनाना। तो दोस्तों जो हमारा पशु संजीवनी योजना है इसका उद्देश्य क्या था? तो गायों का आधार कार्ड बनाना। अच्छा, आधार कार्ड से मतलब दोस्तों उनका यूनिक आइडेंटिफाई नंबर देना, जैसे हमारे होते हैं 16 अंक के, 12 अंक के होते हैं। तो पशु संजीवनी योजना के अंतर्गत गायों का आधार कार्ड बनाना इसका उद्देश्य था। ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। 16 तो दोस्तों एटीएम में अंक होते हैं, कितने? एटीएम में होते हैं 16 और हमारे आधार कार्ड में होते हैं 12। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक पशु घनत्व है? यानी दोस्तों यहाँ सबसे ज्यादा पशु पाए जाते हैं। तो पशु को हम दोस्तों चौपाया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चौपाया। तो दोस्तों पहला है हमारा जिला टीकमगढ़, दूसरा है सीधी, तीसरा है हमारा होशंगाबाद और चौथा है हमारा बुरहानपुर। क्या है? बुरहानपुर। तो करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का हमारा दोस्तों ऑप्शन 1 टीकमगढ़ जिला का। क्या है दोस्तों? टीकमगढ़। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जो जिला है यहाँ पर सर्वाधिक पशु घनत्व पाया जाता है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बहुत ज़्यादा पर यहाँ पर गाय भैंस और बकरी का पालन किया जाता होगा। तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक पशु घनत्व किस जिले में? हमारे टीकमगढ़ जिले में। ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कुक्कुट पालन मध्य प्रदेश शासन के किस विभाग के अंतर्गत आता है? दोस्तों कुक्कुट पालन जिसको हम शायद शॉर्ट फॉर्म में पोल्ट्री फार्म भी बोलते हैं, तो कुक्कुट पालन मध्य प्रदेश के किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो पहला है हमारा कुक्कुट विभाग, दूसरा है मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास विभाग, तीसरा हमारा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज और चौथा है हमारा पशुपालन विभाग। तो करेक्ट आंसर दोस्तों जो कुक्कुट पालन है ये हमारे मध्य प्रदेश के पशुपालन विभाग के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? पशुपालन विभाग के अंतर्गत। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। और दोस्तों हमारा ये पटवारी 2017 में पूछा गया, किसमें? पटवारी 2017 में। तो क्या है ये? प्रीवियस क्वेश्चन है हमारा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे प्रश्न अटेम्प्ट करें दोस्तों, और आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्योंकि दोस्तों नंबर बढ़ता है तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम नए नए वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। तो दोस्तों पटवारी 2017 में प्रश्न पूछा गया था, तो जल्दी से आप पटवारी बन जाइए। अगला है हमारा, मध्य प्रदेश में कृषि शक्ति योजना का उद्देश्य किसानों को निम्नलिखित क्षेत्र में सहयोग प्रदान करता है। किसका? फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश में कृषि शक्ति योजना का उद्देश्य किसानों को निम्नलिखित क्षेत्र में सहयोग प्रदान करना है। तो पहला है हमारा शारीरिक शक्ति का निर्माण, दूसरा है नई कृषि विधियों का अपनाना, तीसरा है शक्तिशाली कीटनाशकों की खरीद करना और चौथा है हमारा कृषि मशीनरी के उत्पादन व मरम्मत के लिए कार्यशाला स्थापित करना। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन 4। तो जो हमारी कृषि शक्ति योजना है, कृषि शक्ति योजना, इसका उद्देश्य क्या है? कृषि मशीनरी के उत्पादन व मरम्मत के लिए कार्यशाला स्थापित करना। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। और ये भी हमारा प्रीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, PYQ है, प्रीवियस क्वेश्चन, जो कि हमारा पटवारी 2017 में पूछा गया था दोस्तों। तो एक गाना भी है कि जिया कर दूं तेरे नाम ले आ पटवारी। तो फिर आप खुद ही पटवारी बन जाओगे, तो किसी दूसरे पटवारी लाने की जरूरत नहीं है, खुद ही अपना जिया अपने नाम कर लेना। तो पटवारी 2017 में पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। वर्ष 2020 में प्रदेश के किस जिले में बीज रहित संतरे और मौसमी प्रजाति तैयार करने के लिए निजी टिश्यू कल्चर लैब की शुरुआत की गई है? या दोस्तों बीज रहित संतरे और मौसमी बनाने के लिए निजी टिश्यू कल्चर की स्थापना कहाँ पर हुई है लैब की? तो पहला हमारा सेलाना रतलाम में, दूसरा हमारा मनासा नीमच में, तीसरा है कुरवाई विदिशा में और फोर्थ ऑप्शन हमारा जेतपुरा शहडोल में। कहाँ पर? जेतपुर शहडोल में। तो करेक्ट आंसर है इसका हमारा ऑप्शन तीसरा, कुरवाई विदिशा में। तो दोस्तों बीज रहित संतरे और मौसमी बनाने के लिए निजी टिश्यू कल्चर लैब की स्थापना कहाँ पर हुई है? तो कुरवाई विदिशा में हुई है। और दोस्तों आप मानोगे नहीं, मैंने बीज रहित नींबू तो देखे हैं, कम से कम मेरे क्षेत्र में बीज रहित नींबू है, उनको काटो तो उनसे कोई बीज नहीं निकलता है, डायरेक्ट रस ही रस निकलता है नींबू में। अच्छा नींबू में कौन सा एसिड होता है? तो सिट्रिक एसिड होता है। कौन सा? सिट्रिक। चलिए थोड़ा एडिशनल जानकारी दीजिए। अगला देखते हैं हम, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसल है? कौन सी? तो कौन सी फसल दोस्तों खरीफ की है? तो पहला है हमारा सोयाबीन, दूसरा है मक्का, तीसरा है सूरजमुखी और फोर्थ है हमारा गेहूं। सब प्रश्न बोल रहे हैं कि कौन सी फसल खरीफ की नहीं है। तो दोस्तों हमसे परीक्षा में भी यही गलती होती है, हम बस प्रश्न थोड़ा देखते हैं और डायरेक्ट टिक करते हैं। इसलिए दोस्तों आप परीक्षा से पहले हमारे साथ परीक्षा दीजिए। ऐसे ही दोस्तों प्रश्न आपसे PE भी पूछ जाएंगे कंप्यूटर पे, वहीं हम आपको अभ्यास करवाना है। तो प्रश्न फिर से रिपीट करूंगा कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? तो पहला है हमारा सोयाबीन, दूसरा है हमारा मक्का, तीसरा है सूरजमुखी और चौथा है हमारा गेहूं। तो दोस्तों गेहूं एक खरीफ की फसल नहीं है, गेहूं हमारी किसकी फसल है? रबी की फसल है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 गेहूं। अच्छा गेहूं किस बोते हैं? हम रबी सीजन में बोते हैं, खरीफ में हम सोयाबीन, मक्का और सूरजमुखी बोते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के हरदा जिले में स्थित उस डेयरी का नाम बताइए जो बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण एवं दुग्ध प्रमाण के क्षेत्र में कार्य करती है। तो पहला उसका नाम दोस्तों सौजन्य, क्या है? सौजन्य। दूसरा है सहकार, तीसरा है सहयोग और चौथा है हमारा सहज। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा उसका सहयोग। तो दोस्तों ये जो हमारे हरदा जिले में डेयरी है इसका नाम क्या है? सहयोग डेयरी, जो कि बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण और दुग्ध प्रमाण के क्षेत्र में कार्य करती है। ऑप्शन तीसरा हमारा करेक्ट आंसर है। और दोस्तों दोनों ही हमारे प्रीवियस क्वेश्चन, ये भी पटवारी में पूछा गया है और ये भी पटवारी 2018 में पूछे गए हैं। तो भाई साहब पटवारी बनना है तो हमारे साथ जुड़ना तो पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्र में अधिकतम सोयाबीन का उत्पादन होता है। दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें हमारा अधिकतम सोयाबीन का उत्पादन होता है? तो पहला है हमारा बुंदेलखंड में, दूसरा है बघेलखंड में, तीसरा है हमारा मालवा में और फोर्थ है हमारा भिंड में। तो करेक्ट है दोस्तों मालवा में। तो दोस्तों हमारा मालवा भौगोलिक क्षेत्र है, यहाँ पर सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है। यह दोस्तों यूँ कहें यहाँ पर खरीफ की मेन फसल ही सोयाबीन है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर मालवा में काफ़ी ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन होता है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? हमारा ऑप्शन तीसरा। और दोस्तों आज तो बिल्कुल पटवारी वालों के वारे न्यारे हो रहे हैं, लगातार पटवारी के प्रीवियस क्वेश्चन आ रहे हैं।
तो मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्र में अधिकतम सोयाबीन का उत्पादन होता है, तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारे मालवा रीजन में। पहला है हमारा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला गेहूं कौन सा है दोस्तों? सबसे अच्छा गुणवत्ता है, बिल्कुल खाने में बिल्कुल आसान, रोटियां अच्छी बनती हैं इसकी। तो पहला है हमारा ब्रेड व्हीट, दूसरा है अन्नपूर्णा, तीसरा हमारा शरबती और फोर्थ हमारा ड्यूरम। क्या है? ड्यूरम। तो करेक्ट आंसर दोस्तों इसका हमारा शरबती। तो दोस्तों भाई जो हमारे मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में होता है शरबती गेहूं, ये सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला होता है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारा? ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। और दोस्तों सीहोर जिले में जो हमारी आईटीसी कंपनी है वो किसानों से कॉन्ट्रैक्ट खेती भी करवाती है और फिर उस गेहूं को लेकर वो कौन सा आटा बनाती है? आशीर्वाद आटा बनाती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला अधिकतम गेहूं का उत्पादन करता है? तो पहला है हमारा होशंगाबाद जिला, दूसरा हमारा हरदा जिला, तीसरा हमारा रायसेन जिला और फोर्थ ऑप्शन है हमारा खंडवा जिला। तो करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा होशंगाबाद जिला। दोस्तों हमारा होशंगाबाद जिला ये अधिकतम गेहूं का उत्पादन करता है। दोस्तों इसका रीजन भी है कि होशंगाबाद जिले से हमारी नर्मदा नदी निकलती है और आपको पता होगा कि गेहूं की फसल में थोड़े अच्छी खासी पानी की आवश्यकता लगती है। यहाँ पर दोस्तों नहरों का सिस्टम और कुओं वगैरह का सिस्टम काफ़ी अच्छा है, तो इसलिए अधिकतम क्षेत्र में हम गेहूं की खेती करते हैं। इसीलिए दोस्तों गेहूं का अधिकतम उत्पादन हमारा कौन सा जिला कर रहा है? तो होशंगाबाद जिला कर रहा है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश शासन की सूरज धारा योजना किससे संबंधित है? कौन सी योजना? सूरज धारा। तो पहला है हमारा सिंचाई के लिए, दूसरा है हमारा खेतों के विकास के लिए, तीसरा है उच्च गुणवत्ता वाले बीज के लिए और फोर्थ ऑप्शन हमारा विपणन के लिए। किसके लिए? विपणन के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन तीसरा, उच्च गुणवत्ता वाले बीज के लिए। तो जो हमारी सूरज धारा योजना है ये उच्च गुणवत्ता वाले किसानों को बीज उपलब्ध करवाती है। तो इसका संबंध किससे है? उच्च गुणवत्ता वाले बीज से। योजना का नाम है सूरज धारा योजना, याद रखें। और दोनों ही हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी पटवारी 2017 और पटवारी 2017 में पूछे गए हैं। आज पटवारी से जुड़े हुए काफी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में दूध और इससे बने उत्पादों की जांच मौके पर ही करने के उद्देश्य से मोबाइल खाद्य की प्रयोगशाला की शुरुआत की गई है? यानी दोस्तों यहाँ आपने डेयरी से लिया और सीधा उसको लेके आप पहुंच जाइए खाद्य लैब में और इसका जांच करवा लीजिए कि सही है गलत है। तो दोस्तों हमारा पहला है ऑप्शन रतलाम, दूसरा है मंदसौर, तीसरा ऑप्शन हमारा जबलपुर और फोर्थ ऑप्शन है हमारा सागर। क्या है? सागर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों हमारा ऑप्शन 4। क्या है? बिल्कुल सागर। तो दोस्तों मौके पर ही दूध और उससे बने उत्पादों की जांच के लिए प्रयोगशाला कहाँ पर खोली गई है? तो हमारे सागर जिला में खोली गई है। और दोस्तों मोबाइल का मतलब होता है चलित, यानी कि एक बड़े कार या ट्रक वगैरह में होगी है। तो मोबाइल खाद्य की प्रयोगशाला की शुरुआत कहाँ पर करी गई है? तो सागर में। अच्छा दोस्तों प्रदेश में सबसे ज़्यादा नकली दूध किस जिले में बनाया जाता है? तो हमारे आगरमालवा जिले में बनाया जाता है। कहाँ पर? आगरमालवा जिले में सबसे ज़्यादा नकली दूध आगरमालवा जिले में बनाया जाता है। और सबसे ज़्यादा नकली पनीर और मावा किस जिले में बनाया जाता है? तो हमारे भिंड और मुरैना जिलों में बनाया जाता है। तो ये थोड़ा काला सत्य है लेकिन याद रखें आप इसको भी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। स्पेशल एग्रीकल्चर जोन विशेष कृषि क्षेत्र की स्थापना का उद्देश्य निम्न की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना है। तो दोस्तों जैसे हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं वैसे ये स्पेशल एग्रीकल्चर जोन है। तो इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो पहला है हमारा ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को सिंचाई सुविधाएं देना, दूसरा है अर्ध शहरी क्षेत्रों में किसानों को बीज देना, तीसरा है हमारा जैविक खेती करने वाले किसानों को उर्वरक देना और फोर्थ हमारा किसानों को बेहतर प्रौद्योगिकी तथा सामरिक सहयोग देना। तो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन 4। तो जो हमारा स्पेशल एग्रीकल्चर जोन है इसका उद्देश्य क्या है? किसानों को बेहतर प्रौद्योगिकी तथा सामरिक सहयोग देना, यानी दोस्तों किसानों को अच्छे कृषि अभियंत्रिकी एक से इक्विपमेंट उपलब्ध कराना जिससे कि उनका कृषि में कार्य आसान हो जाए और अच्छा उत्पादन वो ले सकें। तो स्पेशल एग्रीकल्चर जोन की स्थापना का उद्देश्य क्या है? किसानों को बेहतर प्रौद्योगिकी तथा सामरिक सहयोग देना। ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और ये भी हमारा पटवारी में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रामाणिक जैविक खेती के तहत कुल क्षेत्रफल में अकेले मध्य प्रदेश का हिस्सा 2010 में लगभग कितना था? दोस्तों प्रश्न बोल रहे हैं कि अगर पूरे भारत में हम 100 खेती करते हैं जैविक खेती तो उसमें हमारे मध्य प्रदेश का हिस्सा कितना है? तो पहला है 55%, दूसरा है 40%, तीसरा है हमारा 60% और फोर्थ है हमारा 30%। क्या है? 30%। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 40%। तो जो प्रश्न बोल रहे हैं हमारा कि भारत में प्रामाणिक जैविक खेती के तहत कुल क्षेत्रफल में अकेले मध्य प्रदेश का हिस्सा 2010 में कितना था? तो लगभग 40% था। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश विस्थापित भूमि धारकों को पुनर्व्यवस्थापन भूमि अधिग्रहण अधिनियम में अधिनियमित किया गया था। तो पहला है 1947, दूसरा हमारा 1949, तीसरा 1954 और फोर्थ हमारा 1957। क्या है? 1957। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन 2 1949 में। तो
तो मध्य प्रदेश विस्थापित भूमि धारकों को दोस्तों फिर से भूमि दिलाने के लिए 1949 भूमि ग्रहण अधिनियम अधिनियमित किया गया था। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। और दोस्तों दोनों ही प्रश्न हमारे पटवारी 2017 में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से किसमें अधिकतम सरसों का उत्पादन होता है? तो पहला है हमारा दमोह और विदिशा में, दूसरा है मुरैना और भिंड में, तीसरा है हमारा रतलाम और देवास में, चौथा है हमारा धार और इंदौर में। कहां पर? धार और इंदौर में। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकतम सरसों का उत्पादन होता है? तो करेक्ट आंसर रहेगा मुरैना और भिंड में। किसमें? तो दोस्तों मुरैना, भिंड और ग्वालियर हमारे प्रमुख सरसों उत्पादक जिले हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बेलों की कौन सी प्रजाति मध्य प्रदेश की स्थानीय प्रजाति नहीं है? तो पहला है गिर, दूसरा है मलवई, तीसरा ऑप्शन है मुर्रा और फोर्थ है हमारा निमाड़ी। क्या है? निमाड़ी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर दोस्तों मुर्रा। तो दोस्तों मुर्रा हमारे मध्य प्रदेश की मुख्य नस्ल नहीं है, मुख्य प्रजाति नहीं है। बाकी गिर, मलवई और निवाड़ी हमारे मध्य प्रदेश की स्थानीय प्रजातियां हैं। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और दोनों ही प्रश्न ये भी हमारे पटवारी 2017 के एग्जाम में पूछे गए हैं। यानी दोस्तों पटवारी वालों का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है हमारा ये मध्य प्रदेश में कृषि एवं पशुपालन। लगातार पटवारी से प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इसका रीजन भी है कि पटवारी को मेनली क्या ही काम होता है। तो उनको दोस्तों कृषि का काम होता है, खेतों को नापना, खेतों की रजिस्ट्री वगैरह करवाना। जब दो किसान आपस में लड़ झगड़ मरते हैं तो वापस जाके उनकी भूमि वगैरह नापना। और ये प्राय गाँवों में बहुत देखा जाता है कि दोस्तों पूरा किसान 5 से 10 बीघा खेत में उसको कुछ नहीं होता, बस जो 1 से 1.5 फीट जगह होती है उसके लिए लड़ाई झगड़े करते हैं, थाने वगैरह जाते हैं और फिर वहाँ पटवारी का मेन काम है। तो आपको भी यही काम करना है जब आप पटवारी बन जाएंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में समुद्री मछली पालन। क्या है प्रश्न? कि मध्य प्रदेश में समुद्री मछली पालन की संभावना नहीं है क्योंकि। तो पहला है हमारा ऑप्शन, यह बहुत महंगी होती है, दूसरा है कोई समुद्री मछली नहीं खाता है, तीसरा हमारा भूमिगत सीमा से घिरा हुआ राज्य है, और फोर्थ है अच्छी गुणवत्ता वाली समुद्र मछली उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है भूमिगत सीमा से घिरा हुआ राज्य। क्योंकि दोस्तों आपको मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति पता होगी। हमारा मध्य प्रदेश क्या है? तो एक लैंडलॉक राज्य है। क्या है? लैंडलॉक स्टेट है। इसलिए दोस्तों हमारे पास समुद्र का कोई एक्सेस नहीं है, तो हम मछली पालन कहाँ से कर सकते हैं? तो करेक्ट आंसर रहेगा भूमिगत सीमा से घिरा हुआ राज्य है। और ये प्रश्न हमारा पटवारी 2017 में पूछा गया था। दोस्तों एक प्रश्न आपसे पूछता हूँ, क्या मध्य प्रदेश सिंगल लैंडलॉक है या डबल लैंडलॉक है? तो आप इस प्रश्न का जवाब हमें कमेंट में जरूर दें कि मध्य प्रदेश डबल लैंडलॉक्ड है या सिंगल लैंडलॉक्ड है। तो चलिए इस प्रश्न का आप जवाब जरूर दीजिए कमेंट में। अगला हमारा, मध्य प्रदेश में कुफरी बादशाह, कुफरी चंद्रमुखी निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजातियां हैं? दोस्तों इनका नाम क्या है? कुफरी बादशाह और कुफरी चंद्रमुखी। तो हमारी किस फसल की प्रजातियां हैं? तो पहला है आलू की, दूसरा है सोयाबीन की, तीसरा है गेहूं की और फोर्थ है हमारा टमाटर की। इसकी टमाटर की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आलू की। तो कुफरी बादशाह और कुफरी चंद्रमुखी हमारी किसकी प्रजातियां हैं? तो वो आलू की प्रजातियां हैं। इसके बाद दोस्तों एक और बहुत फेमस आलू की नस्ल है जिसका नाम है सोना चिप्स। तो वो हमारे मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा बोई जाती है। तो कुफरी बादशाह, कुफरी चंद्रमुखी किसकी नस्ल है? तो हमारी फसल की प्रजातियां हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, पटवारी में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आर्ट फॉर्म्स फार्म मशीनरी सॉल्यूशन ऐप को किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों इसका नाम क्या है? आर्ट फॉर्म्स फार्म मशीनरी सॉल्यूशन। इस ऐप को किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो पहला है किसानों के लिए, दूसरा है उपभोक्ताओं के लिए, तीसरा है हमारा शिक्षकों के लिए और फोर्थ है हमारा सैनिकों के लिए। किसके लिए? सैनिकों के लिए, सोल्जर्स के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसको हमने किसानों के लिए नहीं, हमारे फार्मर्स के लिए इसको हमने लॉन्च किया और इसका नाम क्या है? फार्म मशीनरी सॉल्यूशन। ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में स्थापित किए गए कॉल सेंटर का क्या कार्य है? तो पहला है किसानों को सूचना प्रदान करना, दूसरा है हमारा किसानों के उत्पादों की बिक्री करना, तीसरा है हमारा खेती के लिए जरूरी सामग्री को आपूर्ति करना और फोर्थ है हमारा फोन पर प्रत्येक किसान को अच्छी तरह से पूछताछ करना। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका हमारा ऑप्शन है किसानों को सूचना प्रदान करना। दोस्तों जब हमारे मध्य प्रदेश में कॉल सेंटर स्थापित किए वो मध्य प्रदेश को किसकी क्या करते हैं? तो उनको सूचना प्रदान करते हैं कि दोस्तों कब बिजली गिरने वाली है, कब पाला पड़ने वाला है, कब बारिश होगी, हवा वगैरह ऐसी जानकारी देते हैं। हालांकि मैंने कभी देखा नहीं है, फिर भी हम देख रहे हैं जीके में तो कि मध्य प्रदेश में स्थापित किए गए कॉल सेंटर का क्या कार्य है? तो वह है किसानों को सूचना प्रदान करना। ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न में हमारा पटवारी में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में अधिकतम खेती की बागवानी फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? क्या है अधिकतम बागवानी फसल कौन सी है? तो पहला हमारा प्याज है, दूसरा हमारे गोभी है, तीसरा आलू और फोर्थ हमारा क्या है? टमाटर। क्या है? टमाटर। तो करेक्ट आंसर दोस्तों आलू। तो मध्य प्रदेश में अधिकतम खेती की बागवानी फसल कौन सी? तो हमारी आलू है। मध्य प्रदेश में आलू का भी दोस्तों अच्छा खासा रकबा होता है, अच्छे खासे किसान आलू बोते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है आलू। अच्छा दोस्तों आलू होने का ये फायदा है कि आलू को खेत से निकाल कर तुरंत उसके बाद यहाँ के जो किसान है वो प्याज बो देते हैं, इसलिए प्रदेश में दोस्तों हमारा आलू है
इसका भी अच्छा उत्पादन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। निम्नलिखित में से क्या मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का कार्य नहीं है? तो दोस्तों फिर से रिपीट कर रहा हूं कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का कौन सा कार्य नहीं है? तो पहला ऑप्शन हमारा उर्वरकों का उत्पादन करना, फिर दूसरा है कृषि प्रौद्योगिकी में शोध करना, तीसरा है बीजों का विपणन करना और फोर्थ हमारा सब्जियों और फलों का विपणन करना। क्या है? सब्जियों और फलों का विपणन करना। तो करेक्ट आंसर दोस्तों इसका हमारा ऑप्शन सेकंड, कृषि प्रौद्योगिकी में शोध करना। तो जो हमारा मध्य प्रदेश एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, यह कृषि प्रौद्योगिकी में दोस्तों शोध नहीं करता है, बाकी उर्वरकों का उत्पादन भी करता है, बीजों का विपणन भी करता है और सब्जी फलों के बीज भी विपणन करता है। और दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम है, वो कृषि प्रौद्योगिकी पर शोध करता है। तो ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में स्थापित किसान फील्ड स्कूल क्या है? किसान फील्ड स्कूल का उद्देश्य क्या है? तो पहला है किसानों के बच्चों को पढ़ाना, दूसरा है कृषि की उन्नत तकनीक के बारे में जानकारी देना, तीसरा है ग्रामीण आबादी को आय सर्जन के बारे में जानकारी देना और तीसरा है किसानों को प्रौढ़ शिक्षा देना। तो दोस्तों जो हमारे किसान फील्ड स्कूल हैं, इनका उद्देश्य क्या है? तो इनका उद्देश्य है कृषि की उन्नत तकनीक के बारे में किसानों को जानकारी देना। तो दोस्तों जो हमारे किसान फील्ड स्कूल हैं, ये क्या करते हैं? तो ये कृषि की उन्नत तकनीक हमारे किसानों को जानकारी देते हैं कि किस प्रकार उन्हें अच्छे से दवाई का इस्तेमाल करना है, किस प्रकार से फसल की जो रिपिंग करने के लिए अच्छी अच्छी मशीनों का हमें उपयोग करना है ताकि कम से कम फसल का नुकसान हो और उत्पादन अच्छा है। तो किसान फील्ड स्कूल दोस्तों ये किसानों को उन्नत तकनीक की जानकारी देते हैं। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों फील्ड स्कूल परमानेंट नहीं होते, नाम से पता चल रहा है कि फील्ड में लगते हैं, यानी कि आज या इस जगह लगे ए स्थान पर तो कल भी स्थान पर लगेंगे, क्योंकि ये किसान फील्ड स्कूल हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में बीज प्रमाणन एजेंसी का क्या उद्देश्य है? तो दोस्तों जो हमारी मध्य प्रदेश की बीज प्रमाणन एजेंसी है उसका क्या उद्देश्य है? तो पहला है उच्च गुणवत्ता वाले बीज आयात करना, फिर दूसरा है बीजों के विषय में शोध करना, तीसरा है उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का उपलब्ध कराना और फोर्थ हमारा उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का निर्यात करना। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन तीसरा, हमारा उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराना। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की जो बीज प्रमाणन एजेंसी है वो किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध करवाती है, ताकि दोस्तों मान लो हमने 100 दाने बोए हैं, 100 बीज बोए हैं, तो 100 ही उग जाए, 200 अच्छा उत्पादन भी होता है और किसानों को डबल पैसा भी नहीं लगता है। तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ष 2010-5 से 5 वर्ष की अवधि के लिए मध्य प्रदेश की औसत कृषि विकास अखिल भारतीय विकास दर 4% के मुकाबले कितनी थी? तो दोस्तों हम बात 2010 से 2015 कर रहे हैं। तो पहला है हमारा 10 से 11%, दूसरा है 11 से 12%, तीसरा ऑप्शन है हमारा 12 से 13% और फोर्थ है हमारा 13 से 14%। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका हमारा ऑप्शन 4, 13 से 14%। तो दोस्तों 2010 से 2015 तक पूरे भारत की विकास दर कितनी थी? कृषि विकास दर तो 4% थी, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश की 3 गुना ज़्यादा थी, 13 से 14% थी। तो दोस्तों लगभग 3 गुना तेजी से मध्य प्रदेश में कृषि का विकास हो रहा था। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट है। और दोस्तों यही कारण है कि बाद में मध्य प्रदेश को लगातार 5 बार कृषि कर्मण अवार्ड भी दिए गए। कितने? 5 बार कृषि कर्मण अवार्ड दिए गए थे। और दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारा पटवारी 2017 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रदेश के किसानों को एक सीजन में सर्वाधिक बीमा राशि दिलाने वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों जो हमारी प्रधानमंत्री फसल बीमा चलती है, तो इसकी सर्वाधिक बीमा राशि दिलाने वाला हमारा राज्य कौन सा था? तो देखते हैं, पहला है हमारा महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है केरल, तीसरा हमारा मध्य प्रदेश और फोर्थ है हमारा राजस्थान। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश। तो वर्ष 2020 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सर्वाधिक लाभ दिलाने वाला हमारा राज्य कौन सा है? तो हमारा मध्य प्रदेश राज्य है। यहाँ पर दोस्तों किसानों को अच्छी खासी बीमा राशि इन्होंने उपलब्ध करवाई थी। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किसमें कपास एवं खेती सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों आप देख रहे हैं सारे प्रश्न लगभग पटवारी परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि हमारी पटवारी में जो मध्य प्रदेश शासन या मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान है, किस चैप्टर का वेटेज ज़्यादा रहने वाला है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में कृषि एवं पशुपालन वाले चैप्टर का बहुत ज़्यादा वेटेज रहने वाला है। तो दोस्तों जो भी पटवारी की तैयारी कर रहे हैं वो मध्य प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन चैप्टर अच्छे से पढ़ लें, इसका सारा ऑब्जेक्टिव्स लगा लें, डिटेल थ्योरी पढ़ लें। क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं कि आज एक भी प्रश्न ना तो पुलिस आरक्षक, ना वन रक्षक, जेल प्रहरी में नहीं, सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस चैप्टर से पटवारी में पूछने जा रहे हैं, इसमें सिर्फ पटवारी में। तो आप पटवारी वाले इस पर विशेष ध्यान दें और अपना ये वीडियो पटवारी वाले दोस्तों को शेयर भी कर दें, ताकि दोनों के साथ नौकरी लग जाए। एक टप्पा 1 में रहना, एक टप्पा 2 में रहना। तो मध्य प्रदेश में किसमें कपास की खेती सबसे अधिक होती है? तो पहला है हमारा लाल मिट्टी में, दूसरा है हरी मिट्टी में, तीसरा है हमारा काली मिट्टी में और फोर्थ है हमारा भूरी मिट्टी में।
तो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों काली मिट्टी में। किसमें? काली मिट्टी में। तो दोस्तों कपास की खेती किस मिट्टी में होती है? तो काली मिट्टी में। तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, काली मिट्टी। और हरी मिट्टी में पहली बार पढ़ रहा हूँ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। मध्य प्रदेश में राज्य कृषक आयोग की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो दोस्तों आज जो मध्य प्रदेश का राज्य कृषक आयोग है, इसकी प्राथमिक भूमिका क्या है? तो पहला है कृषि सामग्री प्रदान करना, दूसरा है कृषि शोध करना, तीसरा है कृषि प्रौद्योगिकी का विकास करना, और फोर्थ है किसानों की समस्याएं और उनकी चुनौतियों का अध्ययन करना। तो करेक्ट आंसर दोस्तों इसका किसानों की समस्या और चुनौतियों का अध्ययन करना। तो दोस्तों जो मध्य प्रदेश का राज्य कृषक आयोग है, ये मध्य प्रदेश की चुनौतियां और उनकी समस्याओं को पढ़ता है, ताकि दोस्तों किसानों की लाइफ आसान हो सके, और जो हमारे मध्य प्रदेश में जो कृषक सुसाइड दर है वो भी कम हो सके। क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारे सुसाइड जो हमारे किसान भाई हैं वो दबाव में, बैंक के कर्जे के दबाव में, खाद नहीं मिलने के दबाव में, या फसल पर कभी पाला पड़ जाता है तो उसका दबाव में आकर आत्महत्या कर लेते हैं। तो दोस्तों राज्य कृषक आयोग का कार्य क्या है? किसानों की समस्या एवं चुनौतियों का अध्ययन करना और उनका निवारण भी करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सोयाबीन की किस प्रजाति में खेती मध्य प्रदेश में नहीं की जाती है? दोस्तों वो कौन सी सोयाबीन की प्रजाति है जिसकी हम खेती मध्य प्रदेश में नहीं करते हैं? तो पहला है अहिल्या, दूसरा है अलंकार, तीसरा हमारा इंदिरा, और फोर्थ है हमारा नीलम। क्या है? नीलम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन 4 नीलम। तो दोस्तों नीलम प्रजाति की जो सोयाबीन है उसके मध्य प्रदेश में खेती नहीं करते हैं। बाकी अहिल्या, अलंकार, इंदिरा, 5560, 7322, जेएस आदि सोयाबीनों की हम खेती मध्य प्रदेश में करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा नीलम, और ये भी हमारा पटवारी में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2015 में प्रदेश में जैविक खेती के तहत अनुमानित क्षेत्र कितना था? तो पहला ऑप्शन हमारा 1,48,000 हेक्टेयर, दूसरा है 2,32,000 हेक्टेयर, तीसरा हमारा 5,52,000 हेक्टेयर, और फोर्थ ऑप्शन हमारा 3,04,000 हेक्टेयर। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका 2,32,000 हेक्टेयर भूमि जैविक खेती का अनुमानित क्षेत्र था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, मध्य प्रदेश में चावल तीव्रीकरण की प्रणाली SRI, क्या है SRI का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों जो चावल तीव्रीकरण प्रणाली है इसका नाम है SRI। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो देखते हैं हम। ग्रामीण युवाओं को रोजगार प्रदान करना, फिर दूसरा है गैर कृषि गतिविधियों को बढ़ाना, तीसरा है मछली पालन को बढ़ावा देना, और फोर्थ है हमारा चावल की खेती का उत्पादन बढ़ाना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 चावल की उत्पादन बढ़ाना। तो जो हमारी कृषि या चावल तीव्रीकरण प्रणाली दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है? तो वो है चावल की खेती में उत्पादन को बढ़ाना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने फलदार फसलों की रोपाई में सहयोग के लिए समझौता किसके साथ किया है? तो पहला है केंद्रीय कृषि मंत्रालय के द्वारा, दूसरा है भारतीय कृषि शोध संस्थान के द्वारा, तीसरा है कृषि उत्पाद विपणन समिति के द्वारा, और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर दोस्तों कृषि उत्पाद विपणन समिति के साथ। तो जो हमारी जो मध्य प्रदेश सरकार है इसने फलदार फसलों की रोपाई के लिए कृषि उत्पाद विपणन समिति के साथ समझौता किया है, उनके साथ करार किया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन तीसरा। और दोस्तों दोनों ही प्रश्न हमारे पटवारी 2017 में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में स्थापित सेंट्रल सीमेंट स्टेशन का उद्देश्य क्या है? दोस्तों सेंट्रल सीमेंट का देखते हैं उद्देश्य हम। तो पहला है हमारा उच्च गुणवत्ता वाली मछलियों का प्रजनन, दूसरा है कृषि में शोध करना, तीसरा है मवेशियों का विपणन करना, और फोर्थ है उच्च गुणवत्ता वाले मवेशियों का प्रजनन। दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च गुणवत्ता वाले मवेशियों का प्रजनन। तो दोस्तों जो सेंट्रल सीमेंट स्टेशन है इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य दोस्तों की जो हमारे किसान भाई हैं उनको अच्छा से उच्च क्वालिटी का स्पर्म उपलब्ध करवाना, ताकि जो उनके जो लाइव स्टॉक हैं, पशु हैं, उनसे अच्छी किस्म के अच्छी क्वालिटी के बछड़े पैदा हो, जो कि कृषि के लिए भी और आगे आने वाले समय में दुग्ध उत्पादन के लिए भी अच्छी खासी अपनी भूमिका निभाए और अच्छा हो। इससे तो किसानों का आर्थिक लाभ भी होता है। तो सेंट्रल सीमेंट स्टेशन का क्या उद्देश्य है? तो वो है उच्च गुणवत्ता वाले मवेशियों का प्रजनन करवाना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में जैविक खेती पर राज्य नीति को, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश में जैविक खेती के लिए राज्य नीति को कब जारी किया गया था दोस्तों? तो पहला है वर्ष 2004 में, दूसरा है 2011 में, तीसरा है 1998 में, और चौथा ऑप्शन हमारा 2015 में। तो दोस्तों राज्य जैविक खेती नीति हमने कब जारी करी थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन दूसरा 2011 में। कब? तो 2011 बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों दोनों ही हमारे प्रीवियस क्वेश्चन है जो कि पटवारी 2017 में पूछे गए हैं। आज तो पटवारी वालों की मौज कर दी है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश में उगाया जाने वाला, करेक्ट आंसर 2011 ही है। चलिए अगला देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश में उगाया जाने वाला प्रमुख मसाला नहीं है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा मिर्च, दूसरा है लहसुन, तीसरा है अदरक, और फोर्थ है हमारा इलायची। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा इलायची।
तो दोस्तों मध्य प्रदेश में इलायची खेती नहीं की जाती है। इलायची खेती हम कहाँ करते हैं, तो वो करते हैं हम केरल में। कहाँ पर, केरल और तमिलनाडु में। दोस्तों वहाँ तक विशेष पहाड़ी है, उसका नाम ही क्या हो गया, कार्डिमम हिल्स। वहाँ पर दोस्तों बहुत ज़्यादा इलायची का उत्पादन होता है, इसलिए उस पहाड़ी का नाम ही क्या रख दिया हमने, कार्डिमम हिल्स। तो दोस्तों इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश में मिर्च, लहसुन और अदरक का जो कि मसाला है इनका काफ़ी ज़्यादा हम उत्पादन करते हैं, लेकिन इलायची का उत्पादन नहीं करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। और दोस्तों मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में लहसुन के लिए बहुत बड़ी कृषि मंडी की स्थापना भी की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, मृदा स्वास्थ्य पत्रक मध्य प्रदेश में किसान कल्याण तथा कृषि विभाग की एक योजना है जो किससे संबंधित है। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मृदा स्वास्थ्य पत्रक मध्य प्रदेश में किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की योजना है, तो एक इससे संबंधित है। तो पहला हमारा उच्च गुणवत्ता वाले बीज, दूसरा है मृदा परीक्षण, तीसरा है जैविक खाद, और फोर्थ है हमारे किसानों के स्वास्थ्य से। किससे, किसानों के स्वास्थ्य से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा मृदा परीक्षण से। तो मृदा स्वास्थ्य पत्रक दोस्तों किससे संबंधित है, तो मृदा के परीक्षण से संबंधित है। इसमें दोस्तों हम हमारे नजदीकी मिट्टी जांच परीक्षण केंद्र में ले जाकर अपनी मिट्टी का हेल्थ सोइल कार्ड बनवा सकते हैं। क्या बना सकते हैं, हेल्थ सोइल कार्ड। दोस्तों मृदा की जांच होती है, फिर उसमें देखा जाता है कि कौन से तत्व की कमी है, क्या इसमें जिप्सम कम है, नाइट्रोजन कम है, चूना कम है, या इसमें और पोटेशियम कम है। फिर दोस्तों उस हिसाब से जो हमारा हेल्थ सोइल कार्ड होता है उसमें लिख दिया जाता है कि इस वाली खाद की आपकी भूमि में कमी है, तो फिर सिर्फ हम वही खाद डालें, तो इससे किसानों को एक्स्ट्रा पैसा खर्च नहीं होता है। मान लो कि मेरे खेत में सिर्फ पोटेशियम की कमी है और मैं पोटेशियम के साथ साथ नाइट्रोजन भी डाले ही जा रहा हूँ, तो दोस्तों इसलिए क्या है, मृदा स्वास्थ्य पत्रक बनाए गए हैं ताकि जो वास्तविक जिस उर्वरक की भूमि में जरूरत है वही उर्वरक किसान डाले, तो उन पर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आएगा पैसों का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न है अगला, मध्य प्रदेश शासन ने 2014 में किसानों के राज्य के स्वामित्व वाली सहकारी बैंकों के माध्यम से अल्पकालिक ऋण पर ब्याज किस दर पर उपलब्ध करवाया था। तो पहला है 0%, दूसरा है 2%, तीसरा ऑप्शन है हमारा 4% और फोर्थ है हमारा 6%। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 0%। तो मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2014 में किसानों के राज्य के स्वामित्व वाली सहकारी बैंकों में अल्पकालिक ऋण कितने ब्याज पर उपलब्ध करवाया था, 0% पर, यानी कि कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा आपसे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी सहायता मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना के अंतर्गत भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लिए उपलब्ध नहीं है। तो पहला है हमारा श्रमिकों के पास बच्चों के लिए छात्रवृत्ति, दूसरा है विवाह व्यय, तीसरा है चिकित्सा व्यय और फोर्थ है हमारा टीवी और फ्रिज आदि खरीदने के लिए खर्च। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4, टीवी और फ्रिज आदि खरीदने के लिए खर्च। तो दोस्तों कोई भी योजना हो वो आपको टीवी और फ्रिज खरीदने के लिए पैसा तो नहीं देगी, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन 4। और दोस्तों दोनों ही प्रश्न हमारे पटवारी 2017 में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में कृषि पर निर्भर कामगारों का उच्चतम प्रतिशत है। दोस्तों जो कृषि पर निर्भर है कामगार, उसका उच्चतम प्रतिशत है यहाँ पर, मतलब मेनली लोग कृषि से जुड़े हुए क्षेत्र में काम करते हैं। तो पहला हमारा ग्वालियर, दूसरा है इंदौर, तीसरा है अलीराजपुर और फोर्थ है हमारा भोपाल। दोस्तों करेक्ट आंसर है अलीराजपुर। क्या है अलीराजपुर, दोस्तों अलीराजपुर जिले के लोग कृषि पर निर्भर कामगारों में बहुत ज़्यादा निर्भर है कृषि पर। करेक्ट आंसर क्या है हमारा ऑप्शन तीसरा। और दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे कम साक्षर जिला भी हमारा अलीराजपुर ही है। क्या है, सबसे कम साक्षर जिला अलीराजपुर ही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन तीसरा। प्रश्न है, किस देश के सहयोग से मध्य प्रदेश में कृषि महिला परियोजना के तहत महिला किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए एक योजना क्रियान्वित की जा रही है या कार्यान्वित है। फिर से प्रश्न रिपीट कर रहा हूं कि किस देश के सहयोग से मध्य प्रदेश में कृषि महिला परियोजना के तहत महिला किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए एक योजना कार्यान्वित की जा रही है। तो पहला है हमारा यूएसए, दूसरा है स्वीडन, तीसरा है डेनमार्क और फोर्थ है हमारा जापान। क्या है फोर्थ ऑप्शन, जापान। तो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों इसका हमारा ऑप्शन तीसरा, डेनमार्क। दोस्तों डेनमार्क की सहायता से हम महिला किसानों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, उनके लिए अलग अलग योजनाएं चला रहे हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन तीसरा, डेनमार्क। अच्छा बताइए डेनमार्क किस महाद्वीप में पड़ता है। तो आपको एमपी के साथ साथ थोड़ा भूगोल भी पढ़ाते हैं, बताइएगा कमेंट में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न है, पिछले दशक में मध्य प्रदेश में कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है। फिर से प्रश्न रिपीट कर रहा हूँ कि पिछले दशक में मध्य प्रदेश में कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है। तो पहला है हमारा सिंचाई का व्यापक प्रसार, दूसरा है वर्षा की अत्यधिक वृद्धि, तीसरा है बिजली आपूर्ति में बढ़ोतरी और फोर्थ है हमारा गांवों को जोड़ने वाली सड़कों का विकास। क्या है, गांवों को जोड़ने वाली सड़कों का विकास। दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन दूसरा, वर्षा में अत्यधिक वृद्धि। बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन दूसरा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ये प्रश्न हमारा पटवारी 2017 में पूछा गया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
मध्य प्रदेश में मंडी बोर्ड के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? तो पहला है हमारे 8 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, दूसरा है 7 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, तीसरा ऑप्शन 9 और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 10 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे 7 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में मंडी बोर्ड के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारे 7। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। और ये प्रश्न दोस्तों एमपीएसआई 2017 में पूछा गया है। तो फाइनली देशभक्ति जन सेवा मध्य प्रदेश पुलिस में भी एक क्वेश्चन आई गया इस चैप्टर से, एमपीएसआई 2017 में पूछा गया है। दोस्तों वीडियो हमारा यहीं तक था। आशा करता हूं कि आपने सारे प्रश्न हमारे अटेम्प्ट किए होंगे और वीडियो को पूरा देखा होगा। दोस्तों अगर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप या और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, उससे जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मिल जाएगा। साथ दोस्तों आज का हमारा कितना 25 वाला पार्ट था। तो इसके पहले हमने 24 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो उनको भी आप जरूर देखिए 24 पार्ट्स को, काफ़ी आपको आसानी होगी। उसमें टोटल हमने 9 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमने 10वां चैप्टर भी शुरू कर दिया है। तो मध्य प्रदेश में जितनी भी वैकेंसियाँ निकली हुई जैसे पटवारी, वन रक्षक, जेल प्रहरी, ग्रुप 2, ग्रुप 4, उनकी परीक्षा आने से पहले दोस्तों हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे आपके लिए। तो वीडियो हमारे यहीं तक